Asim Srivastav. I welcome you all for the next Confidence Booster series for geography और हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. तो देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग crop or crops is are cultivated during all crop seasons? Pulses, maize, fodder crops and sugar cane. यहाँ हिंदी वाला क्वेश्चन अगर पढ़ें तो निम्न में से किस फसल या फसलों की खेती सभी फसल ऋतुओं में की जाती है? तो ऑप्शन देखे बिना ही थोड़ा हम लोग इस पे ध्यान दे देते हैं. देखिए यहाँ पे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे. दो पहले तो पल्सेस लिखते हैं. देखिए, या फिर पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया में 3 क्रॉप सीजन है. भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं, है ना. पहला रबी है, दूसरा खरीफ है और तीसरा क्या है, जायद है. ये 3 क्रॉप सीजन है. इसका जो बोने का समय, सोइंग पीरियड होता है, वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है और हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है ना, ये मार्च अप्रैल आते आते हम लोग इसको काट लेते हैं, मैच्योर हो जाता है. हार्वेस्टिंग टाइम मार्च तक. फिर ये जो है जून जुलाई खरीफ, विद द अराइवल ऑफ मॉनसून इसका सो करते हैं हम लोग, बोने का समय होता है. और अक्टूबर नवंबर आते आते हम लोग फाइनली इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. इवन सितंबर अक्टूबर से ही हार्वेस्ट करते हैं. और इसमें जो ये मार्च से जून का जो एक वैकेंट पीरियड आता है ना, इन बिटवीन रबी एंड खरीफ, यानी मार्च से लेकर जून तक का जो एक बीच का पीरियड है, उसमें जायद क्रॉप्स को हम लोग कल्टीवेट करते हैं. तो बात यहाँ ये आ जाती है ना कि जो 3 क्रॉप सीजन है ये, इसमें पल्सेस और मेज, मक्का, भारत में रबी में भी बोया जाता है, खरीफ में भी बोया जाता है और जायद में भी उसकी खेती होती है. तो जो ये दालें हैं, पहले जरा इसको लिए बोल दे. देखिए इंडिया में ये प्रोटीन का मेजर सोर्स है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन. There are different types of pulses are being cultivating in India. तो दालों का क्या है ना कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है. वी ग्रो 25% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पल्सेस प्रोडक्शन. पूरी दुनिया में जितना दाल का उत्पादन होता है उसका 25%, एक चौथाई अकेले भारत में होता है. बट वी कंज्यूम 27% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स पल्सेस प्रोडक्शन. पूरी दुनिया में जितना दाल होता है उसका 27% हम उपभोग कर जाते हैं. तो ये जो 2% है, 140 करोड़ की आबादी है, ये 2% भी लैक्स ऑफ जो है वो टन्स में हो जाता है. इसीलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है. तो डिस्पाइट दैट कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, वी हैव टू इंपोर्ट पल्सेस. और हम लोग यहाँ रबी में भी, खरीफ में भी और जायद में भी पल्सेस का प्रोडक्शन करते हैं. तो रबी सीजन जो होता है ना, इसमें जो मेजर पल्सेस हैं, जिसे हम लोग जानते हैं ग्राम, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्राम के अलावा चिक पी भी बोलते हैं, यानी चना, या मटर जिसको फील्ड पी या पी भी बोलते हैं, मटर की भी खेती होती है. या फिर लेंटिल जिसको हम लोग हिंदी में मसूर बोलते हैं, मसूर की दाल. तो इन तीनों जो ये पल्सेस हैं, इनकी खेती रबी सीजन में इंडिया में होती है. और जो खरीफ सीजन है, जो मॉनसून के साथ स्टार्ट होता है, इसमें पीजन पी की खेती होती है. जानते हैं इसको अरहर बोलते हैं. प्लस इसमें ग्रीन ग्राम जिसको कि हम लोग मसूर बोलते हैं, इसकी भी खेती होती है. ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द है, इसकी भी खेती होती है. और जो जायद सीजन आता है, जायद, इसमें फिर से ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द की भी खेती होती है, प्लस ग्रीन ग्राम यानी कि मसूर नहीं, मूंग. ग्रीन ग्राम मीन्स मूंग. तो ग्रीन ग्राम यानी मूंग दाल की भी खेती होती है, मूंग की भी. प्लस इसमें एक और दलहनी फसल इंडिया में काउपी, जिसको कि हम लोग लोबिया बोलते हैं, इसकी भी खेती होती है. तो भारत में इतने प्रकार के दाल हैं. कुछ रबी में इसकी खेती होती है, कुछ खरीफ में होती है, कुछ जायद में होती है.
इसीलिए हम लोग दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, सबसे बड़े उत्पादक है दाल के, फिर भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज जितना डिमांड है उतना हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो इंडिया का सबसे मेजर दाल कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन, वो है अरहर। पिजन पी इज द मेजर पल्सेज इन इंडिया। महाराष्ट्र को इसमें मोनोपोली है, जितना अरहर दाल होता है उसका आधा, ऑलमोस्ट 50% अकेले महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से बात आ गई दालों की। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे कि मैंने लिखा था मेज। अब ये जो मक्का है ना, इसको भी भारत में रबी में भी बोया जाता है, खरीफ में भी बोया जाता है, और जायद में भी मक्के की खेती होती है। क्योंकि मक्का का मैच्योरिटी पीरियड कम होता है ना, 90 से 105 दिन में ही इसका वो पक कर तैयार हो जाता है। तो और आप जानते हैं कि इसका जो पर हेक्टेयर यील्ड होता है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उत्पादकता सभी क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा होती है, इसके लिए क्वीन ऑफ ऑल सीरियल्स बोलते हैं। तो भारत में मक्के की खेती ना हर सीजन में, हर सीजन में कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्योंकि मक्के का जो पौधा होता है ना, इसमें अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लाइमेट्स खुद को अडेप्ट कर लेने की कैपेबिलिटी होती है। बिकॉज ऑफ द अडेप्टिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन क्लाइमेट, ये अपने आप को ढाल लेता है। इसीलिए मक्का जो है वो तीनों फसल ऋतुओं में बोया जाता है। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2। इसीलिए बी जो है इसका उत्तर होगा। यहाँ पे इसका आंसर होगा 1 और 2 बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो आपको टेलीग्राम में पीडीएफ फॉर्मेट में, क्वेश्चन भी टेलीग्राम में आएगा, लिंक अवेलेबल है, आप उसके थ्रू आ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी पीडीएफ में पा सकते हैं। अब जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लीडिंग स्टेट इन राइस प्रोडक्शन। तो भारत में जिन राज्यों में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उसका सही सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में हमको बताना है। तो चावल की बात आ ही गई है, तो थोड़ा हम लोग चावल को डिस्कस कर लेते हैं। इसी पेज में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक मैप ले आते हैं इंडिया का और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, क्या क्लाइमेट चाहिए, कहाँ हो रहा है, सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो राइस कल्टीवेशन है ना, राइस कल्टीवेशन, सबसे पहले हम लोग जरा यहाँ लिख लेते हैं कि टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान कितना चाहिए धान की खेती के लिए, पैडी कल्टीवेशन के लिए। तो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया में जहाँ भी मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वो मोस्ट सुटेबल प्लेस होता है। तो तापमान भी ज़्यादा, रेनफॉल भी ज़्यादा, तो यहाँ पर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया ना, यानी गर्म और आर्द्रता युक्त जलवायु, यानी टेम्परेचर भी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा। तो ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होगी? जब वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो ये कौन सा रीजन है जहाँ पर और कब? ये खरीफ है ना, खरीफ क्रॉप है ना, और खरीफ क्रॉप और इंडिया का सबसे मेजर स्टेपल फूड है, भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, भारत का सबसे प्रमुख मेजर फूड क्रॉप है, सीरियल सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का स्टेपल फूड है। भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या? चावल है। इसलिए भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल वो हमारा फूड ग्रेन सबसे मेजर राइस है। खरीफ में विद द अराइवल ऑफ द मानसून जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर तक उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा है 25 से डिग्री से, और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द ईयर्स वहाँ पे नेचुरली ये टेम्परेचर, ये क्लाइमेट अवेलेबल है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल स्टेट्स या परंपरागत राज्य। तो चाहे ये असम हो गया, असम है, या हमारा बिहार है, इवन यूपी भी, वेस्ट बंगाल भी, ओडिशा भी, इवन छत्तीसगढ़, फिर यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये केरलम मालाबार वाला। तो ये जो आप स्टेट्स देख रहे हैं, तो पूर्वी इधर हमारा
वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरलम, यूपी, बिहार एंड असम, ये हमारे ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ परंपरा से ईयर्स ऑफ ईयर्स ये क्लाइमेट है, तो ये नेचुरली यहाँ पे पैडी के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो वहाँ पे क्लाइमेट अवेलेबल नहीं रहा। क्लाइमेट जो उसको हम कह सकते हैं नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स, गैर परंपरागत क्षेत्र, क्लाइमेट नहीं है बट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब का इस्तेमाल करके हम लोग नेचर को ओवरलिप करके वहाँ खेती कर रहे हैं पैडी का। जो नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स जहाँ 1970s में आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट फेज खेती शुरू हुई, तो ये पंजाब, हरियाणा वाला जो इलाका, इवन वेस्टर्न यूपी और जो नॉर्दर्न राजस्थान है, ये वाला इलाका नॉन ट्रेडिशनल पैडी कल्टीवेटिंग रीजन है, जहां बाद के वर्षों में हरित क्रांति की सफलता के बाद चावल की खेती शुरू हुई, सिंचाई, अच्छे बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों के बल पर। इसके बाद जो हमको इसमें जानना चाहिए कि हमारा जो ये वेस्ट बंगाल है ना, ये एक ऐसा स्टेट है जहां रबी में भी चावल लगाया जाता है, खरीफ में भी चावल लगाते हैं और जायद में भी, इसीलिए राइस के 3-3 क्रॉप्स लिए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, जिसको अमन, औस और बोरो बोलते हैं। पूछा भी बना कि अमन, औस, बोरो क्या है, तो अमन, औस, बोरो आर द 3 rice varieties being cultivated in West Bengal during खरीफ, रवि एंड जायद रेस्पेक्टिवली। तो पहले अमन बोते हैं, अमन को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो बोरो बो देते हैं, बोरो को जब हार्वेस्ट करते हैं तो औस बो देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अमन है, जो ड्यूरिंग मानसून के अराइवल के साथ बोया जाता है। तो इसको नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट करते हैं, तो विंटर सीजन जब इसको हार्वेस्ट करते हैं तो विंटर सीजन राइस भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लाइमेट देखा, रीजन देखा, तो अब हमको ये देखना है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार तेलंगाना ना नंबर 1 स्टेट है, और तेलंगाना के बाद जो नंबर 2 स्टेट बन के उभरा है वो यूपी है, और 3rd स्पॉट पे वेस्ट बंगाल है, 4th पे पंजाब है। बहुत दिनों तक वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे था और यूपी नंबर 2 पे, लेकिन अब क्या है कि तेलंगाना नंबर 1 है, यूपी 2, वेस्ट बंगाल 3 एंड पंजाब 4। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो रिसेंटली इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना, तो वर्ल्ड वाइड भी इंडिया सबसे, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चावल का भारत ही है। अब बहुत समय तक चाइना रहा, इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि इंडिया के बाद चाइना, देन बांग्लादेश, और देन इंडोनेशिया। और आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना चावल होता है ना, उसका मोर देन 90% एशिया में होता है, और एशिया में भी ये जो इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, इवन म्यांमार, थाईलैंड, ये सब मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो एशिया अकेले 90% से ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बीपीएससी इज गोइंग बीसीडब्ल्यू इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स फाउंडेशन बैच फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन प्रीलिम्स मेंस। आपका मेंस क्वालिफाई होता है तो इंटरव्यू भी अलॉन्ग विथ एसे राइटिंग सब कुछ, और दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। 15 जुलाई से ये क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं। तो जिनको लगता है कि उनको अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा एज, एक अच्छा शार्प धार देना हो, एज देना हो, वेल डायरेक्टेड स्टडी करनी हो, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में अच्छी तैयारी करनी हो, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बैच है। तो हरी अप, एक बार सीट भर जाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। तो समय क्यों वेस्ट करना, आप इसको रजिस्टर करें, एडमिशन लें, आपको फ़ायदा ही होगा। वह पूरी बीसीडब्ल्यू टीम एश्योर करती है, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग 3rd क्वेश्चन पे। द कंट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इज, भारत का जो सबसे प्रमुख नकदी फसल है वो कौन है, ये बताना है। यहाँ देखिए नकदी फसल, तो देखिए जो मेजर कैश क्रॉप्स हैं इंडिया में, तो वो है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉटन। कॉटन के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है वो शुगर केन है।
और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है वो जूट है। आजकल बिहार का शान है, बिहार की प्राइड है मखाना, है ना, इसको भी हम लोग रखते हैं कैश क्रॉप में ही, लेकिन मेजर क्या है, कॉटन। और आप जानते हैं कि इंडिया में जो लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, भारत का सबसे बड़ा जो कृषि आधारित उद्योग है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन है। तो इट इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर द इंडियाज लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो भारत में कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन है, सूती वस्त्र उद्योग। उसमें कच्चा माल क्या लगता है, कपास यानी कि कॉटन। ठीक है, अब जरा कॉटन की जब बात आ ही गई है तो और यहाँ हम लोग देख भी लिए कि ऑप्शन सी होगा, तो थोड़ा सा कॉटन के लिए भी मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप हम कॉटन को भी समझ लें, इसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है और कहाँ इसकी खेती फेवरेबल है, सुटेबल है, इसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग, चलिए। तो देखिए, कॉटन कल्टीवेशन जो है ना, ये जो हमारे यहाँ होता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो मोस्ट सुटेबल क्रॉप है, मोस्ट सुटेबल क्रॉप, सबसे उपयुक्त जो सॉइल है, सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है, ब्लैक सॉइल है। इसीलिए काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, चेरनोजम, ट्रॉपिकल चेरनोजम भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लैक सॉइल है वो मोस्ट सुटेबल है। अब ये जो कॉटन है ना, कपास, ये इंडिया इंडिजिनस कह सकते हैं, इंडिया ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का ये पौधा है। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती भारत में शुरू हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वी हैव द एविडेंसेस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। तो इंडियन ओरिजिन का पौधा है। देखिए, तो इंडिया में जो कॉटन होता है ना, इसको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। और बाद के समय में अमेरिका में जो कॉटन का कल्टीवेशन होने लगा, उसको न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो ये जो देशज कपास है, जो इंडियन ओरिजिन का है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। इसमें शॉर्ट स्टेबल फाइबर होता है, SHORT, शॉर्ट स्टेपल, है ना, फाइबर। तो इसमें जो रेशम है, सॉरी रेशम कह रहा हूँ, इसमें जो फाइबर होता है, रेशा, वो छोटे साइज का होता है। और जो न्यू वर्ल्ड कॉटन जो अमेरिका में बाद में कपास की खेती होने लगी, वो लॉन्ग स्टेपल फाइबर होता है, लंबे रेशे का इसका फूल होता है। और ये इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जहां सबसे पहले बीटी कॉटन, जो बेसिलियस थुरिंजिएंसिस है, यानी जो HYV कॉटन सीड है, सबसे पहले जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन सीड, इंडिया में इसकी खेती हुई शुरू। और यही कारण है कि हम बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए, इंडिया में जो इसकी खेती होती है, कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है, 3 रीजन है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न नॉर्दर्न राजस्थान में इसकी खेती होती है। फिर हम आते हैं वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत। तो इसमें ये ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये जो रीजन है, तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो पश्चिमी भारत में, जहाँ कॉटन का कल्टीवेशन होता है। और फिर सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत में ये तेलंगाना में इसका कल्टीवेशन होता है। फिर इसका कल्टीवेशन जो नॉर्दर्न कर्नाटका का ब्लैक सॉइल रीजन, वहाँ भी होता है। इसका रीजन तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर ब्लैक सॉइल रीजन है, यहाँ भी होता है। तो सदर्न इंडिया में तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, वेस्टर्न इंडिया में गुजरात एंड महाराष्ट्र, नॉर्थ वेस्टर्न में पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, यहाँ पे कपास की खेती होती है। और यहाँ पे जो न्यू वर्ल्ड कॉटन होता है ना, अमेरिकन कॉटन का यहाँ कल्टीवेशन होता है, उसको यहाँ पे नरमा बोलते हैं, नरमा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए टेम्परेचर और रेनफॉल और क्या क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इसके लिए जो टेम्परेचर ज़रूरी होता है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री, यानी कि आप कह सकते हैं ना कम, और दूसरे देशों के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे लिए तो आदत है, तो मॉडरेट टेम्परेचर कह सकते। तो 25 से 30 डिग्री का, सॉरी 25 से 35, यानी कि अधिक टेम्परेचर की इसकी आवश्यकता होती है।
रेनफॉल जो होता है वो इसको 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल, या आप कह सकते हैं 75 से 100 सेंटीमीटर, तो इसको रेनफॉल चाहिए 75 टू 100 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल। टेम्परेचर रेंज 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, और इसमें एक शर्त है, कंडीशन है कि 365 दिनों में 210 दिन हेल फ्री होनी चाहिए, यानी ओला नहीं पड़ना चाहिए। प्लस इसमें जो है क्लियर स्काई, आकाश एकदम साफ होना चाहिए, खिली धूप होनी चाहिए, ब्राइट सनशाइन डे, ब्राइट सनी डे होना चाहिए। तो कहने का मतलब ब्राइट सनशाइन या सनी डे, खिली धूप होनी चाहिए। तो 365 दिन में 210 दिन एकदम खुली आकाश चाहिए, खुला मौसम, साफ आकाश, चमकीली धूप चाहिए, और कोई जो हम लोग कहते हैं ना ओले गिरते हैं या जो कोल्ड वेव चलता है, शीतलहर, ये सब नहीं होना चाहिए 210 दिनों तक। ये कंडीशन है। और जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होता है वहीं पे कॉटन कल्टीवेशन, क्योंकि जहाँ पाला पड़ेगा ना, या जहाँ पे पाला पड़ेगा, टेम्परेचर काफ़ी नीचे जाएगा, कोल्ड वेव्स, तो वो जो फ्लावरिंग होगी, फिर उसकी फ्रूटिंग यानी जो फूल निकलेंगे ना, वो सही नहीं हो पाएंगे, वो अच्छे से फाइबर उसमें ग्रो नहीं होते। तो ये कंडीशन है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इंडिया में कौन सा स्टेट, तो गुजरात इज द लीडर नाउ ए डेज। तो इंडिया में जितना कॉटन कल्टीवेशन होता है उसका 27% अकेले गुजरात कर देता है। और अगर आप इसका दूसरा देखें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद राजस्थान। तो ये इसका सीक्वेंस है। गुजरात इज द लीडर इन कॉटन कल्टीवेशन नाउ ए डेज। और अगर इंडिया वर्ल्ड वाइड बात करें तो चाइना, चाइना के बाद इंडिया, और अगर इंडिया के बाद भी बात करें तो हमारा जो एक कंट्री है जो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ब्राज़ील, तो वो बाहर हो गया है, जबकि फेवरेट टीम थी। खैर कोई बात नहीं। तो चाइना में 24% टोटल कॉटन कल्टीवेशन 24% होता है, इंडिया में 22%। हम बहुत पीछे नहीं है, चाहे तो चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा अगर गवर्नमेंट और बहुत सारे स्कीम्स वगैरह और अच्छे से किया जाए तो वी कैन ओवरटेक चाइना, जैसे हमने राइस में ऐसा किया। तो ये कॉटन से जुड़ी हुई जानकारी थी। सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप हमारा कपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते। चौथे नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। नीचे जो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, उनको देखना है और फिर आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर हमको चुनना है। In India, tea is cultivated in both tropical and subtropical zones, whereas coffee is cultivated only in the tropical zone. हिंदी में भी मैं बोल देता हूँ कि भारत में चाय की खेती उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्रों में होती है, जबकि कॉफ़ी की खेती सिर्फ और सिर्फ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही होती है। दूसरा ऑप्शन है, टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन रिक्वायर्स हेवी रेनफॉल एंड स्लोपिंग लैंड। चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, और जो स्थल हो, भूमि, वो ढलवा हो, जैसे ढलवा पहाड़ी हो, स्लोपिंग हिल हो, वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो। कहने का मतलब है कि खूब बारिश हो लेकिन वाटर लॉगिंग, जल जमाव भी ना हो। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों गलत है, क्या एक सही है, क्या दो सही है। अगर आप नई अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो फॉर ई। अब जरा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इंडिया के मैप पे चाय और कॉफ़ी से बताया गया है ना, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कहीं इससे कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूट ना जाए, अगर कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पूछ दिया जाए। तो सबसे पहले चाय की बात करते हैं, टी। तो देखिए टी जो है ना, टी है या कॉफ़ी है या रबर है, कोकोनट है, बनाना है, ये सब क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स यानी बागानी फसलें। क्या होता है प्लांटेशन क्रॉप्स? प्लांटेशन क्रॉप्स जब किसी एक ही क्रॉप को सिलेक्ट करके एक बहुत बड़े वास्ट एरिया में उसका कल्टीवेशन हो, तो इसको हम लोग बागानी फसलें या प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। आप देखेंगे जहाँ भी चाय होगा वहाँ सिर्फ चाय के ही स्टेट्स होंगे, टी स्टेट्स, चाय के बागान, कॉफ़ी तो कॉफ़ी, रबर तो रबर, उसी तरह कोकोनट तो बनाना भी। ये सब क्या है, क्या हमारा प्लांटेशन क्रॉप्स आता है। इसमें हेवी इनपुट्स, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी भी, लेबर इंटेंस भी, और आप कह सकते हैं ये लिंक होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो सीधे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फिर उसका वैल्यू एडिशन होता है। मतलब सब्सिस्टेंस यानी जीने के लिए, खाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं, उद्योगों में इसका वैल्यू एडिशन होता है, बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं।
तो ये इंडस्ट्री को जो है ना बूस्ट करता है, उसको भी एक्टिविटी उसका एक्टिव जो है मजबूत करता है। तो अब टी जो है ना वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया इज टी। अब चाय की बात करते सबसे पहले हम लोग देखिए टी की बात करेंगे। तो टी जो है ना इंडियन ओरिजिन का पौधा नहीं है, चाइना ओरिजिन का, चाइना चीन मूल का पौधा है। लेकिन सबसे पहले इंडिया में 1840 में असम में ऑफिशियली ना कमर्शियल खेती, जो व्यापारिक या वाणिज्यिक खेती, सबसे पहले असम में शुरू होती है चाय की। और असम के बाद वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, आपने नाम सुना होगा सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी का, तो जलपाईगुड़ी या फिर कूच बिहार। तो ये जो कूच बिहार है, तो असम के बाद वेस्ट बंगाल में इसका कल्टीवेशन शुरू हुआ। और उसके बाद यहाँ नीलगिरी हिल्स में और केरलम में कार्डमम, जो अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी, कार्डमम, इन सब पे जो है ना वो टी कल्टीवेशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि शुरू शुरू में ट्रॉपिकल जोन में चाय की, सब ट्रॉपिकल जोन में चाय की खेती शुरू हुई है ना, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और उसके बाद ट्रॉपिकल जोन। तो चाय की खेती कहाँ हो रही है? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल में भी। अच्छा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती शुरू हो गई, इसकी खेती उत्तराखंड में भी शुरू हो गई। अच्छा, इसकी खेती इवन त्रिपुरा में भी खेती शुरू हो गई, मेघालय में भी खेती शुरू हो गई, इसकी खेती आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो गई है, और इसकी खेती बिहार के किशनगंज में भी शुरू हो गई है। बिहार के किशनगंज में 50,000 एकर्स ऑफ लैंड पे चाय की खेती हो रही है। आपको जो किशनगंज ब्लॉक है या बहादुरगंज, ठाकुरगंज, ये सब जो ब्लॉक्स है, यहाँ पे 50 एकड़ भूमि पर किशनगंज में भी चाय की खेती हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो स्टेट्स हैं वो ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल भी। लेकिन कॉफ़ी की जो खेती होती है ना, कॉफ़ी की खेती सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में ही होती है। और कॉफ़ी की खेती जो है वो खास करके ये जो आप कर्नाटक में आप जो देख रहे हैं, चिकमंगलूर एंड कुर्ग, जिसको कोगाडू भी बोलते हैं, नया नाम उसका कोगाडू है, और चिकमंगलूर है, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन हिल्स। तो यहाँ कर्नाटका में, फिर इधर केरलम में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत, कोंकण वाला, आंध्र प्रदेश, तो ये सब जो इलाका है, कर्नाटका लीडर है, फिर केरलम और तमिलनाडु। तो कॉफ़ी का प्लांटेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में होता है। अब दोनों को रेनफॉल, तो चाय को चाहिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, कॉफ़ी को चाहिए 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। यानी भले कॉफ़ी को ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन वर्ड क्या यूज हुआ है? अधिक वर्षा है ना, हेवी रेनफॉल, ज़्यादा पानी। तो ये भी हेवी रेनफॉल है, अधिक पानी है, ये भी अधिक पानी है, तो दोनों कॉमन बात है। और दोनों स्लोपिंग टोपोग्राफी होनी चाहिए, ढलवा स्थलाकृति होनी चाहिए। हेवी रेनफॉल तो हो, लेकिन वाटर लॉगिंग, जल जमाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखें तो, और यहाँ अगर टी की बात करें तो असम जो है ना, असम अकेले इंडिया में जितना चाय का उत्पादन होता है ना, उसका अराउंड 52%, आधा चाय का उत्पादन अकेले असम कर देता है। सेकंड में आता है वेस्ट बंगाल और थर्ड में आता है तमिलनाडु, चाय के उत्पादन के मामले में। तो आप यहाँ पे देख लें, तो ये जो आंसर होगा ना, ये दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 1, लिस्ट 2, इधर कुछ रिवॉल्यूशंस लिखे हैं, उसको मिलाना है। इधर कुछ क्रांतियां लिखी हैं, इसको मिलाना है। वो किस फील्ड से? देखिए, जब फर्स्ट जो हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ना, उसके 3 फेजेस माने जाते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से फर्स्ट फेज में तो सब कुछ अच्छा था, वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन जाते हैं, बेगिंग बाउल इमेज से बाहर निकल जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन सेकेंड फेज का जो सेकेंड हाफ था, उसमें हमें बहुत सारे इसके जो एडवर्स इफेक्ट सामने आने लगते हैं। सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी बढ़ जाती है, इंटरपर्सनल डिस्पैरिटी बढ़ जाती है, एनवायरमेंटल जो लॉस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो हमारा सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन था, उसी में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग 7th 5-year प्लान इन द ईयर 1989
इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा। और फिर जो थर्ड फेज आता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक न्यू पॉलिसी आती है, न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 28 जुलाई 2000 को, और उसी में पहला बार कॉन्सेप्ट आता है रेनबो रिवॉल्यूशन का। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि लिमिटेड, ग्रीन रिवॉल्यूशन से सीमित, है ना, सीमित क्रॉप्स, लिमिटेड क्रॉप्स को ही फायदा पहुंचा, यानी कि सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा, वीट को, देन राइस। लिमिटेड रीजन, सिर्फ लिमिटेड रीजन को ही फायदा पहुंचा, यानी सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान वर मोर बेनिफिटेड। लेकिन बाकी दूसरी जगह मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दूसरी जगह जहां वो प्रयास किया गया वो अनसक्सेसफुल रह गया था। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बढ़ गई, अंतर प्रादेशिक विषमता बढ़ गई, कुछ ही राज्यों को फायदा मिला और कुछ ही किसानों को, लिमिटेड फार्मर्स ही इससे बेनिफिटेड हुए। तो जो लार्ज फार्मर्स थे, जिनके पास लार्ज पीस ऑफ लैंड था, लार्ज लैंड होल्डिंग थी, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिला। जो स्मॉल फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको कोई फ़ायदा नहीं, यानी गरीब और गरीब हो गया, रिच बिकम मोर रिच, तो अमीर और, तो इंटर पर्सनल डिस्पैरिटी काफ़ी बढ़ गई। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेसन लेकर हम लोगों ने जो रेनबो रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट आया न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी में, और इसमें हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब ऑल क्रॉप्स को फ़ायदा पहुँचे, ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया को फ़ायदा पहुँचे, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक्सपेंशन कर दें हम लोग उस कॉन्सेप्ट को, और सभी फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचे। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है रेनबो रिवॉल्यूशन का। तो इसमें गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल से संबंधित है, उसके प्रोडक्शन से। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो ऑयल सीड से संबंधित है। रेड जो है वो मीट एलोंग विथ अनियन, तो मीट प्रोडक्शन। और सिल्वर जो है वो अंडे से संबंधित है। इसीलिए ए का हो जाता है 4, येलो का हो जाता है ऑयल सीड, और रेड का हो जाता है मीट, और डी बच जाता है 1। तो 4 3 2 1 ए इज द आंसर। उसी तरह अगर हिंदी वाले में देखें तो जो गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति है, फल और सब्जियों के उत्पादन से जुड़ी हुई है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से, प्याज भी। और जो सिल्वर है, सफ़ेद नहीं होगा यहाँ, रजत होगा हिंदी में, रजत क्रांति, वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन होगा 4 3 2 1, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो आप जानते हैं डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ही वॉज बॉर्न इन आयोवा स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जन्मे थे, बट हिज वर्क प्लेस वॉज मेक्सिको। और उनके लीडरशिप में एक मेक्सिकन ड्वार्फ व्हीट इन्वेंशन होता है, और फिर मेक्सिको जो है स्टारवेशन के, भूखमरी के सर्किल से बाहर निकलता है। और फिर जिन जिन कंट्रीज़ में वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट, ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट यूज़ हुआ, वहाँ वहाँ एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इवन इंडिया में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, जहाँ हमारा व्हीट का मोर देन 3 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड बोला जाता है। तो ए का ऑप्शन हो गया 2। और फिर आप देखिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो हमारे यहाँ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ही वॉज अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट दैट वाज गोइंग ऑन इन मेक्सिको। तो उन्हीं का ये एफर्ट था कि इंडिया में मैक्सिकन व्हीट आया 18,000 टन। और उस समय जो सुब्रमण्यम जी थे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उनको बोला जाता है पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि उन्होंने डिसीजन, उन्होंने फंडिंग उन्होंने कराई, लेकिन कन्विंस किया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इन इंडिया। तो ये जो हमारे सी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। और देखिए मैंने बी में लिखा हाईएस्ट बेनिफिशियरी क्रॉप, तो मैंने लिखा था, बताया था कि व्हीट एंड फॉलोड बाय राइस। तो इसका बी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हीट फॉलोड बाय राइस, यानी ये 4 में है। और डी में देखिए क्या ऑप्शन है, मोस्ट बेनिफिटेड रीजन, मैंने अभी डिस्कस किया कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो ये 3 है। तो 2 4 1 3, तो जिसमें भी ये ऑप्शन हो बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ए में लिखा है लिस्ट अंगोरा, पश्मीना, मेरिनो, लिनेन, साहिवाल, पेपर और ये मिलाना है। तो सबसे पहले जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, अंगोरा और पश्मीना। हिंदी में भी ये वही सवाल है, अंगोरा, पश्मीना, मेरिनो, लिनेन, साहिवाल, कागज और इधर मिलाना है। तो जरा यहाँ इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो अंगोरा एंड पश्मीना है ना, अंगोरा एंड पश्मीना, तो ये क्या है ना, ये दोनों गोट वर्ल्ड में वो बकरियां जो अपने फाइबर के लिए, ऊन के लिए है ना, फाइबर, इनका जो बाल होता है फाइबर एक प्रोटीन है ना, तो ऊल प्रोडक्शन, बेस्ट ऊल बनता है जिन बकरियों के बाल से, उनको हम लोग अंगोरा और पश्मीना बोलते हैं। अंगोरा का जो ओरिजिन है वो टर्की है, तुर्की है, यहीं से ये बकरी पूरी दुनिया में गई। और ये जो अंगोरा है ना, इस बकरी के जो बाल होते हैं ना एकदम वाइट होते हैं, एकदम एलईडी लाइट की तरह एकदम चमकीले सफ़ेद। और वो जो इसके फाइबर, वाइट फाइबर होते हैं ना, इसको मोहायर बोलते हैं, मोहायर है ना, मोहायर। तो मोहायर क्या है, अंगोरा बकरी के सफ़ेद बाल हैं जो हाई क्लास फाइबर प्रोटीन है, खूब जो है वो गर्मी प्रदान करता है। और ये जो पश्मीना है ना, एक रीजन है लद्दाख में चांगथांगी, तो चांगथांगी गोट भी बोलते हैं या पश्मीना गोट भी बोलते हैं। इंडिया में लद्दाख में -40-45 में भी आराम से ये इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बकरी है, पश्मीना के ऊनी कपड़े जो इसके बाल से बनते बड़े महंगे होते हैं और टॉप क्वालिटी के माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अंगोरा और पश्मीना देखिए, यहाँ लिखा है ना बेस्ट ब्रीड ऑफ गोट, किसके लिए, ऊल के लिए। लेकिन जब बात आ जाए ना कि इंडिया की बेस्ट ब्रीड ऑफ गोट फॉर मिल्किंग कैपेसिटी से किसी ज़्यादा है, या जो मीट प्रोडक्शन, मांस और दूध दोनों के लिए सबसे अच्छे ब्रीड की जो गोट है इंडिया की, उसका नाम है जमुनापरी। जमुनापरी जो मिल्क और मीट दोनों के लिए जानी जाती है ना, जमुनापरी। ठीक है, लेकिन ऊल के लिए बेस्ट है इंडिया की पश्मीना, और वर्ल्ड वाइड तो अंगोरा है ही। इसके बाद देखिए मेरिनो, तो मेरिनो ना एक ऐसा शिप का ब्रीड है, भेड़ का एक नस्ल है जो अपने अच्छे फाइबर हेयर्स के लिए, बालों के लिए, तो मेरिनो ऊल से जो कपड़े बनते बड़े गर्म होते हैं, तो वो शिप जो जाने जाते हैं अपने बेस्ट क्वालिटी फाइबर अपने बालों के लिए, उनको मेरिनो शिप्स बोलते हैं। इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेरिनो ऊल का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करता है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका करता है। ऐसे वर्ल्ड वाइड टोटल ऊल प्रोडक्शन में चाइना का रोल है नंबर 1, लेकिन अगर सिर्फ मेरिनो ऊल की बात करेंगे ना तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे मेजर पोर्ट सिडनी, सिडनी को ऊल पोर्ट भी बोला जाता है, वहीं से सारे ऊन निर्यात होते हैं मेरिनो ऊल के। तो मेरिनो क्या है, बेस्ट ब्रीड ऑफ शिप है फॉर ऊल प्रोडक्शन। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं लिनेन, तो आप जानते हैं लिनेन बड़ा आरामदायक कपड़ा होता है, कॉटन से भी ज़्यादा रिलीफ हम लोग को ड्यूरिंग समर सीजन और ह्यूमिडिटी वाले समय में सबसे ज़्यादा लिनेन के कपड़े। तो ये जो लिनेन के कपड़े होते हैं ना, एक हम लोग क्या गांव में हम लोग बोलते हैं तीसी, हिंदी में अलसी बोलते हैं, और उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेंसेड। तो ये जो तीसी का जब प्रोडक्शन हो जाता है ना, उसके जो पौधे होते हैं ना, उसको पानी में सोक किया जाता है, फिर उसी को क्रश करके उसके फाइबर्स निकाल के फिर वो थ्रेड बनते हैं, धागे बनते हैं, जिससे हमारा लिनेन कपड़ा बनता है। और एक और पौधा है सनई का पौधा, पीले रंग का फूल होता है, उसके भी स्टेम्स को पानी में सोक करके पीट के फाइबर निकाला जाता है। तो इसीलिए जो अलसी है ना, लिनसीड तीसी, वो बड़े काम का है। वो अलसी तो खुद ही सुपर फूड है, और देखिए उसका पौधे से भी लिनेन के धागे बन जाते हैं। अब साहिवाल क्या है, तो इंडिजिनस, बेस्ट इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ, भारत में देसी गाय की सबसे अच्छी नस्ल साहिवाल मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, A2 मिल्क होता है, बेस्ट मिल्क आफ्टर द मदर्स मिल्क, माँ के दूध के बाद सर्वोत्तम दूध माना जाता है। साहिवाल का भूरे रंग की होती है। जो जर्सी और फ्रीजियन जो गाय होती हैं उनका पीठ सपाट होता है, लेकिन जो इंडिजिनस काऊ होती हैं उन पे एक हम्प होता है। तो साहिवाल क्या है, वो बेस्ट ब्रीड ऑफ काऊ है, इंडिजिनस काऊ है। और पेपर, कागज जो है ना,
वो यूकेलिप्टस के पेड़ का जो सेल्यूलोज होता है या जो पाइन ट्री का जो सेल्यूलोज होता है उससे सबसे ज़्यादा कागज बनाए जाते हैं इंडिया में या कहीं भी। तो इसलिए ऑप्शन आप देखें तो हम लोगों ने क्या, एक अंगोरा पश्मीना वो क्या है, मैंने कहा था वो गोट है, तो दो। बी हम लोगों ने मेरिनो वो शिप के लिए, ऊल के लिए, तो वो तीन है। लिनन जो है हम लोगों ने कहा था कि भाई वो लिंसिड है, तो चार। डी साहिवाल वो पाँच, और ई जो है वो वन। तो 2 3 4 5 1, तो ए इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल रिसोर्सेज और मेजर रीजन को मैच द फॉलोइंग कराना है। एक तरफ कुछ मिनरल्स के नाम हैं, चार हैं, सॉरी पांच है ना, ए दो बार लिख गया है, तो ए बी सी डी और ई है ना। ये आप हिंदी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये खनिज खनिज हैं, और यहाँ पे मुख्य क्षेत्र कहाँ ये पाए जाते हैं, इनका रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है। सबसे पहले बात जरा हम लोग आयरन ओर की कर लेते हैं। आयरन ओर की बात कर लेते हैं, तो एक मैप यहीं पे ले आते हैं समझने के लिए। और यहाँ हम लोग एक मैप ले आए, सबसे पहले आयरन ओर की बात करते हैं। देखिए हमारा जो रॉक्स है, रॉक्स तो तीन ही प्रकार के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स है वो अलग अलग प्रकार का है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो रॉक फॉर्मेशन हमारे क्रस्ट में हुआ वो अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ, ड्यूरिंग 4.6 बिलियन ईयर्स में ये रॉक्स बने हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं, तो जहाँ ये सबसे पहले बने वहाँ इसका नेमिंग उससे से आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, डेकन, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी रॉक्स। तो रॉक्स तो तीन ही होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने क्रस्ट के रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन 8 मेजर रॉक्स में अलग अलग एरा में बनने के कारण हुआ है। तो जो सबसे रिचेस्ट, सबसे धनी रॉक होता है ना, वो धारवाड़ रॉक्स होता है। धारवाड़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ में सबसे पहले ये इसका हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन होता है। तो फिर ये सिर्फ कर्नाटक तक ही कन्फाइंड नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में धारवाड़ हैं। तो मैंने कहा रिचेस्ट रॉक ऑफ इंडिया इज द धारवाड़ रॉक्स, बिकॉज ऑल द मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो सब, जितने भी धातु हैं, चाहे वो आयरन ओर हो, कॉपर हो, टिन हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, वो सब धारवाड़ में ही पाए जाते हैं, है ना। तो आयरन ओर कहाँ पाया जाएगा, धारवाड़ रॉक्स में पाया जाएगा। अब आयरन ओर जो है वो मेजर चार टाइप के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट इज द बेस्ट आयरन ओर, जिसमें आयरन का जो कंटेंट होता है वो अप टू 72% तक होता है। और सेकंड बेस्ट आयरन ओर वो हेमाटाइट है, उसमें जो आयरन और आयरन का कंटेंट होता है वो 60 to 70% होता है। और उसका लिमोनाइट और सीडेराइट होता है। तो इंडिया में सीडेराइट तो नहीं है, लेकिन मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और थोड़ा बहुत लिमोनाइट है। तो यहाँ आप देखें कि अगर साउथ इंडिया से इवन अगर कर्नाटका, गोवा, है ना, इन सब स्टेट से अगर आयरन ओर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो मैग्नेटाइट होगा। क्योंकि इंडिया में जितना भी मैग्नेटाइट है, जो बेस्ट आयरन ओर है, उसका 90%, मोर देन 90% जो है ना वो रिजर्व साउथ इंडिया में ही पाया जाता है। और उसका भी 90% का मोर देन 70% जो है वो अकेले कर्नाटका में पाया जाता है। तो कर्नाटका में आप जानते हैं कुद्रेमुख, जो बाबा बुदन हिल्स है, कुद्रेमुख है, चिकमंगलूर है, वो जो रीजन है कर्नाटका में वो आयरन और रिच है, जहाँ मैग्नेटाइट के रिजर्व ज़्यादा है। तो गोवा में भी अदुल माने नाम जगह है। और भी तो गोवा का तो मेजर पोर्ट जो है ना वो मर्मुगांव, उसका डेवलपमेंट ही किया था आयरन ओर के एक्सपोर्ट करने के लिए। गोवा का जो भी लोहा निकलता है ना आयरन ओर, वो जापान एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो मैं कह रहा था कि अगर साउथ इंडिया से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि इट विल बी मैग्नेटाइट। लेकिन अगर ईस्टर्न इंडिया, इवन छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ओडिशा, अगर इस इलाके से आयरन ओर निकलता है तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि वो हेमेटाइट होगा। क्योंकि इंडिया में जितना हेमेटाइट है उसका अराउंड 79 to 80% वो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में उसका रिजर्व है, कन्फाइंड है। तो ये तो आयरन ओर से जुड़ी हुई बात हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखें
कि आयरन ओर जैसे कि मैंने कहा कि कर्नाटका में बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन कुद्रेमुख वगैरह है, तो ओडिशा में बादाम पहाड़ है, केओंझर, मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट है। इवन छत्तीसगढ़ में बैला डीला एंड डल्ली राजहरा है। तो बैला डीला छत्तीसगढ़ से जो भी आयरन ओर निकलता है वो विशाखापट्टनम पोर्ट जाता है, वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते हैं उसको। इवन पारादीप से भी वो एक्सपोर्ट होता है। और झारखंड में जो है वेस्ट सिंहभूम, नोआ मुंडी, किरीबुरू, बराबुरू, ये सब जो इलाका झारखंड में है वो आयरन ओर रिच है। तो यहाँ पे आप देखें आयरन ओर जो है वहाँ मैंने लिखा हुआ बादाम पहाड़, ये वो ये ओडिशा में हो गया, नोआ मुंडी ये वेस्ट सिंहभूम झारखंड में हो गया, कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटका में हो गया। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 4। बॉक्साइट बात करते हैं, तो ये जो बॉक्साइट जानते हैं, इससे हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो बॉक्साइट का सीन ये है ना कि इंडिया में बॉक्साइट के प्रोडक्शन में और रिजर्व में ओडिशा की मोनोपोली है ना, संबलपुर है, और जो इलाका आप काला हांडी है, ये जो है वो बॉक्साइट रिच है। और झारखंड में लोहरदगा, पलामू, और आपको एक और जिला है रांची, इवन वहाँ पे आपको बॉक्साइट के रिजर्व मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉक्साइट जो बी है यहाँ लिखा हुआ है काला हांडी, संबलपुर, ये ओडिशा में है, और लोहरदगा ये झारखंड में। तो बी का वो 5 हो जाएगा। सी कॉपर ओर, तो देखिए कॉपर ओर जो है ना वो कॉपर के सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। तो जहाँ भी सैंड डिपॉजिट या सैंड स्टोन वगैरह ज़्यादा होता है ना, वहाँ कॉपर भी पाया जाएगा, सिल्वर भी पाया जाएगा, वहाँ लेड भी पाया जाएगा, जिंक भी पाया जाएगा। तो कॉपर में ना कुछ दूसरे मेटल्स मिलाकर उसमें आपको मिक्स्ड एलॉय भी बनाते हैं। जैसे कॉपर है ना, अब कॉपर में अगर हम लोग टिन मिला देते हैं तो वो उसमें क्या बन जाता है, वो ब्रॉन्ज बन जाता है, यानी कांसा बन जाता है। अगर कॉपर में हम लोग जिंक मिला दें तो वो पीतल बन जाता है, ब्रास बन जाता है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा रिजर्व है ना वो राजस्थान में है, उसके बाद झारखंड में है, और फिर तब मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है ना झुंझुनू, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है खेतरी। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉपर माइंस है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, और बालाघाट में उस इलाके का नाम है मलाज खंड। तो मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश में बड़ा फेमस है फॉर कॉपर माइंस। और झारखंड में जो ईस्ट सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम, जिसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, तो वहाँ पे घाटशिला और मोसाबानी, घाटशिला एंड मोसाबानी, ये झारखंड में। तो ये तीनों फेमस हैं अपने कॉपर माइंस के लिए। तो यहाँ देखेंगे कॉपर ओर, तो इसका ऑप्शन देखिए मलाजखंड, घाटशिला एंड खेतरी। तो सी का 2। अब आते हैं माइका पे। तो देखिए माइका जो है ना अब्रक, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता क्या है माइका की, कि माइका इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। गर्मी प्रदान, गर्म हीट, वो गर्म होगा लेकिन उसमें करंट नहीं लगना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होना। तो जहाँ कहीं भी बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बिजली का काम हो रहा है जिस इंडस्ट्री में, और टेम्परेचर का भी रिक्वायरमेंट है, वहाँ माइका का यूज़ होता है। तो माइका जो है वो कई प्रकार का होता है, जैसे मस्कोवाइट है, या फ्लोगोपाइट है, या बायोटाइट है। तो जो बेस्ट माइका होता है वो मस्कोवाइट होता है, उसको रूबी अबरक भी बोलते हैं, हल्के गुलाबी रंग का होता है। और इंडिया इज़ द लीडर ऑफ माइका प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माइका का प्रोडक्शन इंडिया ही करता है। और इंडिया का जो सबसे बड़ा माइका बेल्ट है वो बिहार में, यहाँ मुंगेर, और मुंगेर से गया, और गया होते हुए हजारीबाग। तो ये जो मुंगेर गया जी, मुंगेर गया जी हजारीबाग का जो बेल्ट है इंडिया का सबसे बड़ा माइका बेल्ट माना जाता है। और इसी हजारीबाग के ऊपर कोडरमा है जिसको माइका कैपिटल भी बोलते हैं झारखंड में। तो आप यहाँ पे देखेंगे माइका के लिए ऑप्शन यहाँ पे होगा, देखिए मुंगेर, गया जी और हजारीबाग, यानी डी का जो ऑप्शन है वो
3 हो जाता है, अब बच जाता है ई यानी गोल्ड। तो अब तो सिर्फ वही बच जाता है, तो हम 1 लिख देते हैं, जमुई और रायचूर। तो देखिए ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड का मतलब, कहने का मतलब प्राइमरी गोल्ड, प्राथमिक सोना। प्राइमरी गोल्ड किसको बोलते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, जिसमें 99.9% गोल्ड होता है, यानी 24 कैरेट, इसी को बोलते हैं प्राइमरी गोल्ड। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी गोल्ड का रिजर्व है, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी उसको क्लैरिफाई कर दिया कि 44% ऑफ टोटल प्राइमरी गोल्ड जो है वो बिहार के जमुई जिले के करमटिया गांव में जो है वो है, करमटिया विलेज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद राजस्थान में है 25%, फिर कर्नाटका में है 22%। तो ये जो प्राइमरी गोल्ड है, आप जानते हैं 24 कैरेट, इसे कोई ज्वेलरी नहीं बन सकती, इसको शेप भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है ना, वो बड़ा डक्टाइल, बड़ा लचीला, बड़ा सॉफ्ट होता है, उसको हम जो डिज़ायर्ड शेप नहीं दे सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें सिल्वर और कॉपर ऐड किया जाता है। इसीलिए जो ज्वेलरी वगैरह बनती है वो 22 कैरेट गोल्ड की बनती है, जिसको हम लोग 916 बोलते हैं ना, 91.6% उसमें गोल्ड होता है। उसी तरह जो 23 कैरेट गोल्ड था, अराउंड 95% गोल्ड होता है। 18 कैरेट जो गोल्ड होता है उसमें 75% गोल्ड होता है। तो उसमें मिक्सिंग होती है, 2 ग्राम 8 ग्राम करके सिल्वर या कॉपर मिलाते हैं, तब जाके वो थोड़ा हार्ड होता है और तब ज्वेलरी वगैरह बनती है। तो यहाँ पे आप देखें कि भले बिहार में 44% है सबसे ज़्यादा, लेकिन इंडिया में भी जितना भी गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, मोर देन 90% कर्नाटका में। रायचूर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोलार एंड हट्टी गोल्ड माइंस हैं, कोलार गोल्ड फील्ड। इसीलिए यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे तो गोल्ड का जमुई एंड रायचूर, तो ई का 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे ऊर्जा खनिज है, एनर्जी मिनरल्स है, इसको मिलाना है कि एनर्जी मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये वाला भी हम लोग का, इधर ऊर्जा खनिज है और इधर क्षेत्र और भंडार है। तो जरा हम लोग इसको भी इंडिया के मैप में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि बेटर क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाए। तो यहाँ आप देखें, पहले यूरेनियम है। आप जानते हैं कि यूरेनियम का जो ओर होता है उसको यूरेनियम डाइऑक्साइड या यूरेनिनाइट कहते हैं, उसका पॉपुलर नेम पिच ब्लेंड है। ये क्वेश्चन भी आता है, यूरेनियम ओर किसको बोलते हैं, तो पिच ब्लेंड। अब देखिए यूरेनियम सबसे पहले इंडिया में झारखंड में, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में, जादूगोड़ा में सबसे पहले इसका माइंस पता चला। लेकिन आज के डेट में झारखंड में भी, मेघालय में भी, कर्नाटका में भी, आंध्र प्रदेश में भी, राजस्थान में भी इसके, इवन यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसके आइडेंटिफाई कर लिए गए माइंस। झारखंड में तो जो ईस्ट सिंहभूम है, अब वहाँ कई जगह से यूरेनियम ओर निकाला जा रहा है। जैसे जादूगोड़ा से तो निकाला ही जा रहा है, सबसे पुराना है, तो उसका नरवा पहाड़, बागजाता, भाटिन, ये सब जो है, तुरमा डी, ये सब झारखंड से निकाला जा रहा है। लेकिन तो झारखंड वाला ये जो ईस्ट सिंहभूम वाला एरिया है, यहीं पे ये वाला ईस्ट सिंहभूम है, यहीं पे नरवा पहाड़, बगजाता, भाटिन, तुरमाडी और जादूगोड़ा के माइंस हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे तुमलापल्ली माइंस है। ये इंडिया का सबसे बड़ा यूरेनियम माइन है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व ऑफ इंडिया। बाकी राजस्थान में भी घोघा है, घोघा, कर्नाटक में भी है, इवन मेघालय में भी है, इसके रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो यूरेनियम और आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तुमलापल्ली एंड जादूगोड़ा। तुमलापल्ली द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। तो जादूगोड़ा सबसे पहला है, जो झारखंड, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में है। तो ए का 3 हो जाता है। फिर आ जाता है मोनाजाइट। तो आप जानते हैं मोनाजाइट, मोनाजाइट मिक्सचर है कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। मोनाजाइट में थोरियम भी होता है, रेडियम भी होता है, सेरेनियम भी होता है, लैंथेनम भी होता है। तो इससे हम थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का जो 3rd फेज है, वो सोली डिपेंड अपॉन द थोरियम। थोरियम आधारित भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का 3रा चरण है। और आप सबने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो 2nd फेज का हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है कलपक्कम में, वहाँ पे हम लोगों ने उसमें थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने में हम लोग सक्सेस रहे हैं, सफल रहे हैं। तो हमारा जो इससे क्या हुआ, 3rd फेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है वो, उसका जो है स्कोप अब खुल चुका है। अब हम 3rd फेज भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इंडिया के पास वर्ल्ड में सबसे बड़ा मोनाजाइट का डिपॉजिट है। तो ये जो रेत जो सैंड डिपॉजिट्स होते हैं, इवन जो सबसे बड़ा डिपॉजिट, इवन जो ये केरला में, केरला का जो सैंड डिपॉजिट है कोल्लम, यहाँ ऊपर में पलक्काड है, पलक्काड डिस्ट्रिक्ट से नीचे यहाँ कोल्लम है। और ये जो सैंड डिपॉजिट है ना समुद्र तट पे, उसके सैंड्स में मोनाजाइट मिलते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और भी कई स्टेट्स में हैं कोस्टल सैंड, लेकिन सबसे बड़ा यहीं पे और सबसे ज़्यादा, और यहाँ से वर्ल्ड में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा मोनाजाइट है। तो हम देख सकते हैं पलक्काड एंड कोल्लम। तो ये बी का ऑप्शन हो जाता है 1, सी कोल। अब कोयले की बात जरा हम लोग कर लेते हैं। तो आप जानते हैं इसको ब्रेड ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहते हैं। आज भी इंडिया में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है ना, अराउंड 49%, 45 to 49% एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में हो रहा है। एक समय ऐसा था कि इंडिया में जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता था उसका मोर देन 75% कोल बेस्ड था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं हमारा जो यूनाइटेड नेशंस का जो हमारा गोल्स है एसडीजी, उसके अकॉर्डिंग हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना किया है कि 2070 तक हम कार्बन ज़ीरो एमिशन कंट्री बन जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग धीरे धीरे क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। और जो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल हैं जैसे कोल और क्रूड ऑयल, उस पर अपनी डिपेंडेंसिटी को कम करते जा रहे हैं। लेकिन आज भी अराउंड 45 to 49% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही हो रहा है। और जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं उनके लिए तो कोल मैंडेटरी है, उनको तो चाहिए ही चाहिए। और देश भर में इतने जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको भी कोयला चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इंडिया के डेवलपमेंट के लिए तो वही देश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा कर पाता है जिसके पास आयरन और भी खूब हो और कोल भी। तो हम लोग दोनों ही मामले में डिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, इंडिपेंडेंट मतलब हैं हम लोग। कह सकते हैं कि हम लोग किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है। वी हैव एनफ आयरन ओर एंड कोल। तो हम यहाँ पे आप देखते हैं कि जो कोल है ना वो आप जानते हैं वो चार होता है कार्बन कंटेंट के आधार पर। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पिट। एंथ्रेसाइट में 90 to 95% कार्बन कंटेंट होता है, यानी जो जितना अच्छा कोयला होगा उसमें ऐश राख उतना ही कम बचना है जलने के बाद। जो जितना इंफीरियर कोयला होगा उसमें उतना ही ज़्यादा राख बच जाएगा जलने के बाद, कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। तो जो बिटुमिनस है उसमें 50 to 80% कार्बन कंटेंट होता है। और जो लिग्नाइट है 40 to 55% तक। और जो पिट होता है जो मोस्ट इंफीरियर होता है, लेस देन 40%, उसमें कार्बन कंटेंट होता है। तो इंडिया के पास क्या है ना कि बेस्ट क्वालिटी कोल, हमारे पास तो फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का, लेकिन बेस्ट क्वालिटी कोल जो होता है ना, कोकिंग कोल या आप कह सकते हैं एंथ्रेसाइट, हमारे पास बहुत ही कम है। इसीलिए हमको बेस्ट क्वालिटी कोल इंपोर्ट करना पड़ता है अपने आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए, अपने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। बेसिकली आयरन एंड स्टील प्लांट को बेस्ट क्वालिटी कोल ही चाहिए, क्योंकि आयरन ओर को मेल्ट करना, पिघलाना, फिर स्मेल्टिंग, छानना होता है, तब जाके जो है वो कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, और फिर उसमें फिर स्टील बनता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कोल रिजर्व को बचाने के लिए कोल इंपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि वी डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस्ट क्वालिटी कोल। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंपोर्टिंग बेस्ट क्वालिटी कोल फ्रॉम सेवरल कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अदर, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से हम बेस्ट क्वालिटी कोल इंपोर्ट करते हैं। तो जो कोयला है ना वो रिवर्स वैली में, जैसे कोयला दो एरा में हमारे यहाँ जो सेडिमेंट्री रॉक है इंडिया में, कार्बोनिफेरस पीरियड जो 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 20 से 25 करोड़ साल पहले। तो हमारे इंडिया में जितना भी कोल रिजर्व है उसका 98% जो है वो कार्बोनिफेरस एरिया का गोंडवाना कोल है। और सिर्फ 2% जो कोयला है वो टर्शियरी कोल है, जो हिमालय के फॉर्मेशन के समय सेडिमेंट्री रॉक्स में उसका फॉर्मेशन होता है। तो वो नया है इधर, लेस देन 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है वो। तो कहने का ये मतलब है कि 2% टर्शियरी कोल है, 98% गोंडवाना कोल है, जो कि कार्बोनिफेरस एरिया में ट्रीज़ के सेडिमेंटेशन, रिवर्स वैली में जमते जाना और फिर उसका कार्बन फॉर्म बच गया। तो कोयला कैसा है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, एक औसादी चट्टान है। तो चाहे हमारा इंडिया में यहाँ दामोदर रिवर वैली हो, यहाँ पे आपका सोन रिवर वैली हो, यहाँ पे महानदी रिवर वैली हो, यहाँ से गोदावरी रिवर वैली हो, तो ये जो रिवर वैली, इवन यहाँ सतपुरा में जो पेंच वगैरह है, यहाँ पे
तो जो सोन रिवर वैली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जो दामोदर रिवर वैली है झारखंड और वेस्ट बंगाल में, जो महानदी रिवर वैली है उड़ीसा में, जो गोदावरी रिवर वैली है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो ये सब जो है ना, इवन वर्धा रिवर वैली है यहाँ महाराष्ट्र में। तो यही जो है हमारा प्रीडोमिनेंट एरिया है कोल का, और उसमें सबसे रिचेस्ट कोल डिपॉजिट दामोदर रिवर वैली में है। और आप जानते हैं झारखंड में जो झरिया है धनबाद में, वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। इवन झारखंड में बोकारो भी है, रामगढ़ वाला इलाका, वहाँ कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज कोल फील्ड है, जो अंग्रेजों ने जहाँ सबसे पहले कोयला का एक्सट्रैक्शन शुरू किया वो रानीगंज कोल फील्ड है। तो फिर आप आएंगे मध्य प्रदेश में तो सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली बड़ा फेमस है, सिंगरौली। और तेलंगाना में खम्मम जिले का नाम कहीं सुना हुआ आपने, खम्मम डिस्ट्रिक्ट में कोल का भंडार है सिंगरेनी। तो ये दोनों बड़ा फेमस है, सिंगरेनी एंड सिंगरौली। सिंगरौली जो कोयले का भंडार है मध्य प्रदेश, सिंगरेनी जो है वो अब तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में है। झरिया बोकारो, झरिया धनबाद में, बोकारो ये झारखंड में है, रानीगंज कोल फील्ड आप जान गए वेस्ट बंगाल में है। तो अब अगर इसको आप मिलाएंगे कोल को, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सिंगरौली एंड सिंगरेनी, तो ये सी का ऑप्शन हो जाएगा 4। तो सिंगरौली इज इन मध्य प्रदेश, सिंगरेनी इज इन तेलंगाना। और क्रूड ऑयल जो है, तो आप जानते हैं इंडिया के पास अपने टोटल रिक्वायरमेंट का जो क्रूड ऑयल है नेचुरल गैस ओनली 15 to 20% हमारा अपना भंडार है, इसलिए 80 to 85% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी जो सबसे बड़ा रिजर्व है वो ऑफशोर रीजन में, ऑफशोर मतलब समुद्र तट से दूर हमारे सी बेड पे, यहाँ पे ये मुंबई हाई है, यहीं से इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन रिसेंटली राजस्थान में बाड़मेर में हमारे क्रूड ऑयल का रिजर्व पता चला, जो ONGC और केन एनर्जी जो ब्रिटेन की कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू किया। 3 बड़े बड़े ऑयल, क्रूड ऑयल के, कच्चे खनिज तेल के ऑयल्स वेल्स, कुएं यहाँ पे डिग किए गए और वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो जो 3 रिजर्व है उसका नाम हम लोगों ने रख दिया मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। तो राजस्थान के बाड़मेर में है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का आप देख ले ऑप्शन डी, तो यहाँ लिखा होगा मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये राजस्थान के बाड़मेर में ये क्रूड ऑयल रिजर्व है, कच्चा खनिज तेल का वेल कुआं है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, डी का 2। तो 3142 इज द राइट आंसर, ए इसका उत्तर हो जाएगा सही जवाब। तो यहाँ पे भी हिंदी में भी 3142। यूरेनियम अयस्क कहाँ हो जाएगा, जादूगोड़ा और तुमलापल्ले, ये सबसे बड़ा यूरेनियम अयस्क का भंडार है इंडिया में। मोनाजाइट पलक्काड और कोल्लम कोयला अभी हम लोग डिस्कस किया, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सिंगरेनी तेलंगाना में, और कच्चा तेल जो है वो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या बाड़मेर राजस्थान, इसीलिए आंसर 3142। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी 10 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, समय कम है, क्विक रिवीजन करिए। इसीलिए CBS सीरीज लाया गया है, ताकि इस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया जाए ताकि कोई भी सब्जेक्ट हो उसका मैक्सिमम पोर्शन का सिलेबस का आपका रिवीजन हो जाए, विच अच्छे फैक्ट्स और अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो मिलेंगे जल्द ही दूसरे सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।